Hello students, welcome to class 12th chemistry. Students, today we are going to start a new chapter 5 surface chemistry. तो स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम का नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री जो कि चैप्टर 5 है शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम। टेन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग ये ध्यान से मेरी बात को सुनो कि सरफेस केमिस्ट्री का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये एक इजी चैप्टर है, इतना टिपिकल चैप्टर नहीं है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा। कंप्लीटली दिस चैप्टर इज़ थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। सिर्फ आपको समझना है, एक्सप्लेन करना है और समझने के साथ साथ इसको आपको लर्न करना है। देन स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर सम टर्म्स आर कमिंग, कुछ टर्म्स आएंगे इसमें। उन टर्म्स को दैट आर रिलेटेड टू मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपको, जैसा कि नाम से हमको लग रहा है, सरफेस मीन्स होती है सतह, तो सरफेस पर आपको इसमें स्टडी करना है। तो सरफेस केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। यह क्या है? केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एक ब्रांच है और इस ब्रांच के अंदर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस होता है उसकी सरफेस पर स्टडी करते हैं। जैसे ये कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है और इस सॉलिड सब्सटेंस की जो सरफेस है ऊपर वाली, इस पर हम स्टडी करते हैं सरफेस के बारे में कि इस सरफेस पर क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। ठीक है ना? तो व्हाट फिनोमेनन्स आर अकर्स हेयर। तो स्टूडेंट्स, आपको सरफेस नाम से ही पता लगेगा इस चीज़ का। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, सरफेस पर जो घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एज ए वी सपोज दैट इज ए क्यूब, और इस क्यूब के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? क्यूब्स को हम के 6 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? 6 पार्ट है इसके। तो इसका सरफेस इधर भी हो सकता है। अगर ऐसा करूं तो मैं इसका सरफेस ये भी हो सकता है, यानी कि इसका सरफेस ये भी हो सकता है, यानी कि इस क्यूब के कितने सरफेस हैं? 6। तो कोई भी सब्सटेंस जब इसकी सरफेस पर आ जाए, इसकी सरफेस पर आ जाए, तो यहाँ पर हम सरफेस केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं। तो जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है और उस सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पर कोई अदर सब्सटेंस आकर डिपॉजिट होता है, तो इस तरह की एक फिनोमेना होती है जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम एडसॉर्प्शन। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जिनको आप यहाँ पर स्टडी करने वाले हो। एक तो एडसॉर्प्शन होगी और एक एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है ना? एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन को हमको यहाँ पर अच्छी तरह से स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, इसकी कुछ टर्म्स हैं और जिनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। डेफिनेशंस को मैं नोट करता हूँ, आप लोग ध्यान से डेफिनेशंस को देखेंगे और उसको क्लियर करेंगे। क्लियर? तो देखो, सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही लेते हैं हम पहले। सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? अभी मैं आपको बता रहा था, केमिस्ट्री की ये एक ब्रांच है जिसके अंदर आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पर क्या करोगे? स्टडी करोगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, द ब्रांच of chemistry which deals, the branch of chemistry which deals with study of properties, with study of properties
ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड, ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड की सरफेस पर जो स्टडी बनती है, स्टडी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। तो इसको स्टूडेंट्स सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। ये सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। क्या है ये? ब्रांच है केमिस्ट्री की, और इस ब्रांच के अंदर किसको डील्स किया जाता है? डील्स विद स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड। सॉलिड की सरफेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यहाँ पर स्टडी किया जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। तो देखो, सरफेस केमिस्ट्री में जो मुख्य रूप से फिनोमेना अकर्स होते हैं वो अभी मैंने आपको नाम बोले थे दो, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ये दो फिनोमेना हैं स्टूडेंट्स जो सरफेस केमिस्ट्री में होते हैं, यानी कि किसी भी सॉलिड की सरफेस पर ये अकर्स हैं। ठीक है ना? तो ये जानते हैं हम कि एडसॉर्प्शन क्या होता है, एडसॉर्प्शन क्या हो सकता है। ठीक है ना? ये यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट पॉइंट डाल रहा हूँ, एडसॉर्प्शन। ढंग से देखना, एडसॉर्प्शन क्या है? जब आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को, जब आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को, जैसे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे मैंने आपको ये बताया था क्यूब, ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, और इस सॉलिड सब्सटेंस को हम रखते हैं लिक्विड या गैस के कांटेक्ट में। इस सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या पर रख देते हैं? लिक्विड या गैस के कांटेक्ट में रख देते हैं। तो उस लिक्विड या गैस के जो पार्टिकल्स है वो इस सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को आप लिक्विड या गैस के कांटेक्ट में रखते हो, इसको मैंने गैस के कांटेक्ट में रख दिया, या फिर इसको मैंने लिक्विड के कांटेक्ट में रख दिया, लिक्विड के कांटेक्ट में रख दिया, तो उस लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स इसकी सरफेस के ऊपर आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे शुगर का हम कलरफुल सॉल्यूशन लें, कलरफुल सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो शुगर क्या होती है? चीनी। चीनी का सॉल्यूशन तो कलरफुल नहीं होता है, नहीं होता है ना? तो आप बोलेंगे सर चीनी का सॉल्यूशन कलरफुल नहीं है, तो शुगर का सॉल्यूशन कलरफुल कहाँ से आ गया? स्टूडेंट्स ध्यान करो, यू ड्रिंक जूस ऑफ शुगर केन, आपने शुगर केन का जूस पिया होगा, उसके अंदर भी तो शुगर होती है। कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना? तो शुगर जो होती है वो कौन सी वाली है? फ्रक्टोज। शुगर केन के अंदर कौन सी शुगर है? फ्रक्टोज। शहद है, शहद, शहद के अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। मीठा होता है कि नहीं होता है? शुगर है कि नहीं है? शहद का कलर है कि नहीं है? है ना कलर। तो अगर हम इस तरह से शुगर का कलरफुल सॉल्यूशन लें और उस कलरफुल सॉल्यूशन के अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस रख देते हैं, और सॉलिड सब्सटेंस क्या है स्टूडेंट्स? एनिमल चारकोल। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन भर दिया, कलर शुगर सॉल्यूशन, कलर शुगर सॉल्यूशन भर दिया, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल। ठीक है ना? अब क्या होता है इसके अंदर कि जितने भी कलर पिगमेंट वाले पार्टिकल हैं वो सब के सब इस एनिमल चारकोल के ऊपर आ जाते हैं, इसकी सरफेस पर। और ये जो सॉल्यूशन है ना आपका कलरफुल,
ये हो जाता है स्टूडेंट कलरलेस। कैसा हो जाता है? कलरलेस। इट मीन्स क्या घटना घटित हुई यहाँ पर? व्हाट फिनोमेना अकर्स हियर? ये जो एनिमल चारकोल है इसने इन कलर पार्टिकल्स को एडसॉर्ब्ड कर लिया है। द कलर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर एडसॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ द एनिमल चारकोल। समझ आ रही है ना बात? तो ये प्रोसेस एडसॉर्प्शन कहलाती है। डेफिनेशन समझ आ रही है ना? कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसको जब आप लिक्विड या गैस के कांटेक्ट में रखते हो, लिक्विड या गैस के कांटेक्ट में रखते हो, तो लिक्विड गैस के कांटेक्ट में रखने पर स्टूडेंट्स जो कलर पार्टिकल हैं वो इसके सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब वो पार्टिकल इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो यही प्रोसेस कहलाती है एडसॉर्प्शन। बहुत ध्यान से समझना है एडसॉर्प्शन को, ठीक है ना? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, समझ में आ गई होगी। सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड की सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएंगी क्या? गैसियस या लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है ना? जब इनको सॉलिड को लिक्विड और गैस के कांटेक्ट में रखेंगे तो लिखते हैं व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इज केप्ट, व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इज केप्ट in contact, kept in contact with liquid or gas, with liquid or gas, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? then liquid or gas accumulated, then liquid or gas एक्यूमुलेटेड, तो लिक्विड और गैस एक्यूमुलेटेड हो जाती है मोर एट द सरफेस, लिक्विड में एक्यूमुलेटेड मोर एट द सरफेस ऑफ, एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड, सरफेस ऑफ द solid than bulk, solid than bulk. This process is known as, this process is known as एडसॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? एडसॉर्प्शन बोल सकते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नोट करो इसको। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं एक एडसॉर्प्शन का, ठीक है ना? एनिमल चारकोल डीकलराइज, एनिमल चारकोल डीकलराइज सुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना? यही तो एग्जाम्पल आपको अभी बताया था। शुगर सॉल्यूशन को आप इम्प्योर शुगर सॉल्यूशन बोल सकते हो, इम्प्योर शुगर सॉल्यूशन, इम्प्योर शुगर सॉल्यूशन, यानी कि एनिमल चारकोल जो होता है वो इम्प्योर शुगर सॉल्यूशन को क्या कर देता है? डीकलराइजेशन कर देता है। इसी तरह से देखो क्या करते हैं, मैथिलीन ब्लू नाम का एक
मैथिलीन ब्लू एक सॉल्यूशन होता है, और उस मैथिलीन ब्लू में अगर आप क्या डाल दो, एनिमल चारकोल डाल दो, तो उस मैथिलीन ब्लू के अंदर जब आपने एनिमल चारकोल डाला है तो एनिमल चारकोल जो ब्लू कलर के पिगमेंट्स के पार्टिकल हैं उन सब को एब्सॉर्ब कर लेता है, और उस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है। समझ में आ रही बात? व्हेन एनिमल चारकोल डिप्ड इन मैथिलीन ब्लू देन द सॉल्यूशन इज कलरलेस। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स में कि जैसे एनिमल चारकोल ले लें हम, और उस एनिमल चारकोल को आप अगर अपने रूम के अंदर रख देते हैं तो ये एनिमल चारकोल क्या करता है कि जितने भी वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स आपके रूम के अंदर, यानी कि मॉइस्चराइजेशन आपके रूम के अंदर है, तो उस मॉइस्चराइजेशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे एब्जॉर्ब कर लेगा? एनिमल चारकोल का एक बड़ा पीस आप अपने रूम के अंदर रख देंगे तो जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर वेपर की फॉर्म में आपके रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल हैं वो सब के सब एडसॉर्ब हो जाएंगे उस एनिमल चारकोल के ऊपर जाकर। तो स्टूडेंट्स ये क्या एक एडसॉर्प्शन प्रोसेस है। तो देखो मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल मैं नोट कर चुका हूँ, दूसरा एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं कि मैथिलीन ब्लू के अंदर अगर आप एनिमल चारकोल को डिप्ड करते हो तो उस सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाता है, और अगर आप एनिमल चारकोल को अगर एटमॉस्फेयर के अंदर रखते हो तो ये क्या होता है, मॉइस्चराइजेशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वाटर के ड्रॉपलेट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उन सबको क्या कर लेता है, ये अपनी सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब्ड कर लेता है। ठीक है ना। तो किसी भी छोटे मोटे एरिया को ड्राई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये एनिमल चारकोल क्या होता है। एनिमल चारकोल जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल्स से, और ये एक तरह से आप मान सकते हो एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, उन हड्डियों की ये आस होती है, बोन आस, यानी कि हड्डियों की एक राख होती है। ठीक है, हड्डियों की राख होती है, इसको हम कलेक्ट करके सॉलिड में कन्वर्ट कर दें और इसका पीस बन जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम एनिमल चारकोल। क्लियर है? तो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन की प्रोसेस आपकी समझ आ गई होगी, क्योंकि कई एग्जांपल्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। एक एग्जांपल मैंने नोट भी कर दिया, डेफिनेशन भी लिख दिया। ठीक है ना। तो देखो एडसॉर्प्शन, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। इससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं स्टूडेंट्स? कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं जिनको डिफाइन कर देता हूँ मैं, चलो। ठीक है ना। जैसे एडसॉर्बेंट, इंटरनल सरफेस, एक्टिव सेंटर, इस तरह की कुछ टर्म्स हैं, उनको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। ठीक है ना। तो ये नोट करिए आप, मैं हेडिंग डाल देता हूँ बच्चों, सम टर्म्स रिलेटेड टू एडसॉर्प्शन। ये एडसॉर्प्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरे चैप्टर में आपके साथ चलेगी ये। ठीक है ना। इसलिए एडसॉर्प्शन को समझना बहुत ही नेसेसरी है यहाँ पर। तो पहली टर्म है एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट क्या होता है? एडसॉर्बेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एडसॉर्बेंट वो सब्सटेंस है जिसकी सरफेस पर किसी दूसरे सब्सटेंस को आकर एक्यूमुलेट होना है। समझ में आ रही है? देखो
किसको समझ रहे हैं हम? एडसॉर्बेंट को। एडसॉर्बेंट वो सब्सटेंस है जिसकी सरफेस पर दूसरा सब्सटेंस आकर एक्यूमुलेट होगा। यानी कि अगर मैंने ये सॉलिड सब्सटेंस लिया है तो ये एडसॉर्बेंट है, क्योंकि इसी की सरफेस पर तो आकर एक्यूमुलेट होगा दूसरा सब्सटेंस। समझ में आ रही है बात? तो एडसॉर्बेंट वो सॉलिड सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स जिसकी सरफेस पर कोई दूसरा सब्सटेंस आकर एक्यूमुलेट होगा। समझ में आ रही बात? तो जैसे ये एक सब्सटेंस हो गया, दूसरा सब्सटेंस जैसे शुगर ले लिया, इम्प्योर शुगर सॉल्यूशन ले लिया, तो ये तो सॉलिड सरफेस हो गई, और इम्प्योर शुगर सॉल्यूशन के अंदर से जो कलर पार्टिकल्स वो इसकी सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस एडसॉर्बेंट की सरफेस कहलाएगी, और जो पार्टिकल्स इसके ऊपर आकर एक्यूमुलेट हुए हैं वो पार्टिकल्स एडसॉर्ब्ड कहलाएंगे। दो शब्द बोल रहा हूं मैं, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्ब्ड। तो एडसॉर्बेंट तो वो है जिसकी सरफेस पर आकर सब्सटेंस के पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं, और एडसॉर्ब्ड वो पार्टिकल हैं जो सरफेस पर जाकर जमा होते हैं। ठीक है, समझ जाएंगे ना? चलो मैं लिख देता हूं, तो नोट करें हम। एडसॉर्बेंट, द सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस, दी सॉलिड, ये सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी हो सकते हैं, सब्सटेंस, दी सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस अपॉन हुज सरफेस, अपॉन हुज सरफेस ऑफ, सरफेस the adsorption takes place, is called adsorbent। समझ में आ रही बात? तो देखो, ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, ये इसकी सरफेस हो गई, क्लियर। इस सरफेस पर आकर कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस पार्टिकल आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ये सरफेस वाला ये सब्सटेंस एडसॉर्बेंट है। ये सब्सटेंस क्या है? एडसॉर्बेंट। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो, एक नाम सुना होगा आपने, सिलिका जेल। सिलिका जेल यानी कि जेल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ना सॉलिड होते हैं ना लिक्विड होते हैं। सॉलिड और लिक्विड की जो मिडिल स्टेज होती है वो जेल होती है, ठीक है ना। तो सिलिका जेल एक ऐसा सब्सटेंस है जो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, यानी कि ये इजी वे में मूवेबल होता है। आप इसको इसकी शेप को चेंज कर सकते हो आराम से। जेल, आपने बहुत सारे जेल्स देखे भी होंगे, कुछ तो चॉकलेट्स वगैरह भी आती हैं जेल की, और टॉपियाँ वगैरह भी आती हैं जेल की। तो सिलिका जेल जो होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको सिलिका जेल मानूं, सिलिका जेल, ठीक है, मैंने यहाँ पर सिलिका जेल को प्लेस कर दिया है, और ये मैंने कर दिया भाई साहब रूम के अंदर, ठीक है। तो ये सिलिका जेल जो होता है, ये रूम के अंदर जो मॉइस्चर है,
मॉइस्चर यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स इनको अपनी सरफेस पर एडसॉर्ब कर लेता है। समझ आ रही बात? तो यहां पर दो वर्ड में लिख रहा हूं बच्चों, एक तो एडसॉर्बेंट हो गया और दूसरा लिख रहा हूं मैं एडसॉर्बेट। ठीक है ना? तो देखो इसमें ये सिलिका जेल तो है एडसॉर्बेंट और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये है एडसॉर्बेट। दोनों को समझ जाओ इसी एग्जाम्पल में। सिलिका जेल तो किसका काम कर रही है? एक्ट एज एडसॉर्बेंट। ठीक है, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर दूसरे सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं सरफेस पर, और जो सरफेस पर एक्यूमुलेट होने वाला सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाएगा? एडसॉर्बेट। ठीक है, तो एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो प्रोसेस होती है कौन सी? एडसॉर्प्शन की। समझ में आ रही है बात? एडसॉर्प्शन की प्रोसेस कब होगी? जब आपके पास एडसॉर्बेंट की सरफेस प्रेजेंट होगी और एडसॉर्बेट होने वाले सब्सटेंस होंगे, तभी तो एडसॉर्प्शन होगा, नहीं तो एडसॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये समझ आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई और अब मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ किसकी? एडसॉर्बेट की। ठीक है, इसको भी नोट कर देते हैं। एडसॉर्बेट, द सरफेस विच इज एडसॉर्ब्ड ऑन द substance which is the substance which is adsorbed, the substance which is adsorbed on the surface on the surface of finally divide solid or liquid. Finally divided solid or liquid. Finally divided solid or liquid is called adsorbate. अच्छा जी, आप यूँ सोच रहे होंगे कि सर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड और लिक्विड कहाँ डिवाइड हो गया? तो आपने एडसॉर्बेंट की फॉर्म में अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिया है, उस सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर या तो गैसियस पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट होंगे, तो वहाँ पर सॉलिड और लिक्विड की जो फाइनली लेयर बनेंगी वो एक दूसरे को डिवाइड करेंगी कि नहीं करेंगी? इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा नोट किया है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आपको दोनों ही ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। और तीसरी डेफिनेशन मैं नोट कर रहा हूँ, इंटर सरफेस क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको चेक करते हैं। देखो, तो इंटर सरफेस को देख सकते हैं हम, जैसे ये एडसॉर्बेंट हो गया, आप तो समझ गए होंगे एडसॉर्बेंट। इसके ऊपर आकर एक्यूमुलेट होने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा? एडसॉर्बेट। अब देखो, इस एडसॉर्बेंट की जो ये सरफेस है, आराम से समझ लेना स्टूडेंट्स, एडसॉर्बेंट की ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एडसॉर्बेट जो मटेरियल है
वो सेंट्रलाइज होता है कि नहीं होता है? जिस जगह पर ज़्यादा सेंट्रलाइज होता है, मोर सेंट्रलाइज एट विच प्लेस, उसको ही क्या बोलते हैं हम? इंटर सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर सरफेस बोलते हैं। एडसॉर्बेंट की जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एडसॉर्बेट जो मटेरियल है, वो मटेरियल जिस जगह पर ज़्यादा सेंट्रलाइज होता है वो इसकी इंटर सरफेस कहलाती है। जैसे यहाँ पर, चलो यहाँ पर जैसे ये पूरी तरह से पूरी सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब है ये, ठीक है ना, लेकिन ये इस जगह पर अगर ज़्यादा सेंट्रलाइज है एडसॉर्बेट, तो यही क्या है? इसकी इंटर सरफेस है। क्या है स्टूडेंट्स? इंटर सरफेस है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन नोट करता हूं बच्चों। द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट एट विच, द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट की सरफेस पे भी बताया था ना, जिस पर एडसॉर्ब्ड मटेरियल इज, एडसॉर्ब्ड मटेरियल इज सेंट्रलाइज्ड is called intersurface, is called intersurface। देखो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस एडसॉर्बेंट है, कौन एडसॉर्बेट है, इसकी इंटरसरफेस क्या होती है। इंटरसरफेस क्या होगी? एडसॉर्बेंट की जो सरफेस है जहाँ पर एडसॉर्ब्ड मटेरियल सेंट्रलाइज है, इज मोर सेंट्रलाइज। आप यहाँ लिख सकते हो इज मोर सेंट्रलाइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा सेंट्रलाइज है, जिस जगह पर यह सेंट्रलाइज है वही सरफेस क्या कहलाएगी? इंटर सरफेस। फोर्थ टर्म लिखते हैं स्टूडेंट्स हम इसके लिए, एक्टिव सेंटर। ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको ढंग से आप समझ लें, और मैं डायग्राम की फिगर के थ्रू आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरह से क्लियर रखनी है स्टूडेंट्स। सिर्फ समझते जाओ ढंग से, आप एक बार इनको ढंग से समझ लेंगे और अपने आप डायग्राम को ड्रॉ करके उस पॉइंट को अगर आप रिकवर कर लेते हो तो आप इन डेफिनेशंस को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो देखो एक्टिव सेंटर क्या होता है। एक्टिव सेंटर का मतलब है कि आप लोगों ने देखा ये एडसॉर्बेंट है, ठीक है। इस एडसॉर्बेंट के ऊपर एडसॉर्बेट आ गया, और एडसॉर्बेट आ गया तो इस जगह पर अगर ये एडसॉर्बेट मटेरियल प्रेजेंट है तो ये इसकी क्या हो गई? इंटर सरफेस। मान लेते हैं हम कि इसकी सरफेस इतनी बड़ी थी, लेकिन एडसॉर्बेंट मटेरियल इस जगह पर आया तो ये इसकी इंटर सरफेस हो गई। ये क्या हो गई बच्चों? इंटर सरफेस, ठीक है। अब ये जो इंटर सरफेस है, इस इंटर सरफेस में एडसॉर्बेंट के ऊपर ही तो होगी इंटर सरफेस, जहां पर फ्री वैलेंसी, इंटर सरफेस में जहां पर फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होंगी वो इसका एक्टिव सेंटर होगा। भाई ये एडसॉर्बेंट हो गया, ये एडसॉर्बेट हो गया जिसके पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं,
और ये वाली सरफेस क्या कहलाती है? इंटर सरफेस। जिस जगह पर है ये एडसॉर्बेट एक्यूमुलेट है, ठीक है। अब इस इंटर सरफेस में यहां से लेके यहां तक, देखो ध्यान रखियो, यहां से लेकर यहां तक ये इंटर सरफेस हो गया। अब इस इंटर सरफेस में जहां पर फ्री वैलेंसी प्रेजेंट हैं, जैसे इस जगह पर फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है, अगर यहां पर फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है तो यही हो जाएगा इसका एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर, समझ आ रही बात? अगर ये इंटर सरफेस है, इंटर सरफेस के जिस जगह पर फ्री वैलेंसी प्रेजेंट होंगी वही उस एडसॉर्बेट का क्या हो जाएगा? एक्टिव सेंटर हो जाएगा। यानी कि एडसॉर्प्शन प्रोसेस का एक्टिव सेंटर कहाँ मानेंगे? जहाँ पर एडसॉर्बेट की इंटर सरफेस के अंदर फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ठीक है ना? नोट कर दो डेफिनेशन। तो देखो डेफिनेशन को नोट करेंगे। द प्लेस ऑन इंटर सरफेस, द प्लेस ऑन इंटर सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। इंटर सरफेस कहाँ पर प्रेजेंट होगी? एडसॉर्बेंट पे ही तो होगी। वियर फ्री वैलेंसीज आर मोर, वियर फ्री आर मोर आर कॉल्ड या इज कॉल्ड एक्टिव सेंटर, इज कॉल्ड एक्टिव सेंटर। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? एक्टिव सेंटर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 4 डेफिनेशंस एंड दिस 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंटों को आप समझ गए होंगे और आपको पता लग चुका होगा या लग जाएगा जब कोई भी एडसॉर्प्शन की प्रोसेस की जाएगी तो उस एडसॉर्प्शन की प्रोसेस में हमको ये भी पता चल जाना चाहिए कि कौन एडसॉर्बेंट है, कौन एडसॉर्बेट है, कहाँ पर इसकी इंटर सरफेस है और इस इंटर सरफेस के अंदर भी एक्टिव सेंटर किस जगह पर मौजूद है। एक्टिव सेंटर उस जगह पर मौजूद होगा इंटर सरफेस पर जहाँ पर फ्री वैलेंसी ज़्यादा उपस्थित होंगी। पूरी इंटर सरफेस एक्टिव सेंटर नहीं होती है। पूरी इंटर सरफेस का एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर उस सब्सटेंस की फ्री वैलेंसीज ज़्यादा उपस्थित होंगी, ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, तो वही उसका एक्टिव सेंटर होता है। ठीक है ना? तो आप नोट कर लें इनको। नेक्स्ट टर्म लिखता हूँ मैं 5 पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। देखो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन क्या होता है? इफ कंसंट्रेशन ऑफ एब्सॉर्बेट इज मोर, इफ concentration of adsorbate is, if concentration of adsorbate is more at the surface, is more at the surface of, at the surface as compared to its, as compare to its, ये जो इट्स पर आया ये किसके लिए आया? एडसॉर्बेट के लिए। तो देखिए एडसॉर्बेट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो एट द सरफेस पर, एज कंपेयर, किसकी तुलना में? एज कंपेयर
to its concentration in the bulk phase. Its concentration in the bulk phase. Bulk phase in a chemical process. In a chemical process. It is called positive adsorption. तो देखो बच्चों, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है सरफेस के ऊपर, किससे ज़्यादा हो? कंसंट्रेशन इन द बल्क फेज इन केमिकल प्रोसेस। कोई भी केमिकल, जैसे यहाँ पर एडसॉर्बेट की फॉर्म में ये मटेरियल आ गया आपके पास, ठीक है, ये एडसॉर्बेट है। इसकी कंसंट्रेशन यदि सरफेस पर ज़्यादा हो जाती है, ये सरफेस आ गई, इसकी कंसंट्रेशन इस सरफेस पर ज़्यादा है, किससे? कि जब भी आप इस सब्सटेंस को कोई भी केमिकल प्रोसेस में यूज करते हो तो उसकी जो बल्क फेज होती है, उस बल्क फेज से ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर सरफेस पर हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। जैसे कि आपने सिलिका जेल को रूम के अंदर रख दिया, सिलिका जेल को रूम के अंदर रख दिया तो सिलिका जेल की जो सरफेस है उसके ऊपर जो मॉइस्चर है वो क्या होगा? एडसॉर्ब्ड होगा कि नहीं होगा? और जब वो मॉइस्चर उसके ऊपर एडसॉर्ब होगा तो उस सिलिका जेल के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, रूम के अंदर जितनी कंसंट्रेशन है, बल्क फेज में जो कंसंट्रेशन है उससे। अगर वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो ये पॉजिटिव एडसॉर्प्शन कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरी टर्म है नेक्स्ट बच्चों, नेगेटिव एडसॉर्प्शन। नेगेटिव एडसॉर्प्शन, नेगेटिव एडसॉर्प्शन क्या होता है ये चेक करते हैं हम, ठीक है। इन ए केमिकल प्रोसेस इफ लेस एब्सॉर्प्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट इन ए केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस है, इफ लेस एडसॉर्प्शन, इफ लेस एडसॉर्प्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ टोटल amount of adsorbate, if less adsorption of total amount of adsorbate at the surface is called negative एडसॉर्प्शन। अगर एडसॉर्बेट की जो टोटल अमाउंट है वो कम रह जाती है बल्क फेज से तो उसको नेगेटिव एडसॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो बच्चों ये 5 या 6 जो टर्म्स हैं हमने यहाँ पर नोट किए हैं आपको, किसके लिए? एडसॉर्प्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पूरे चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हमको एडसॉर्प्शन के अबाउट एडसॉर्प्शन ही स्टडी करना है।
और एडसॉर्प्शन को स्टडी करने के लिए हमको इसके जो ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स को क्लियर करना नेसेसरी है। इसलिए हम इन टर्म्स को ठीक ढंग से लर्न करें, आप इसको ठीक ढंग से रिटन वर्क करें इसका, ठीक है ना। तो आप नोट कीजिए इसको फटाफट से।